नमस्कार, मैं हूं शंभू थानवी। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी भाषा का उद्भव। हिंदी का आरंभ कैसे होता है, हिंदी का प्रादुर्भाव कैसे होता है, कहाँ से हिंदी भाषा की उत्पत्ति होती है। देखिए, प्राचीन काल में जब भारत दो भागों में, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, भाषाओं के रूप में विभक्त था, उस समय जो उत्तरी क्षेत्र था वहाँ पर आर्य भाषा का प्रयोग किया जाता था और वो आर्य भाषा जो है वो संस्कृत के रूप में जानी जाती थी। दक्षिण भारत की जो भाषा थी वह द्रविड़ भाषा के रूप में जानी जाती थी। देखिए, हिंदी भाषा उद्भव और विकास। उत्तरी भाग में आर्य भाषा परिवार है, दक्षिणी भाग भारत का वहाँ द्रविड़ भाषा परिवार का प्रादुर्भाव हुआ, द्रविड़ भाषा परिवार का प्रचलन हुआ। उसके पश्चात जब हम बात करते हैं तो उत्तरी भारत जो आर्य भाषा परिवार था वहाँ प्राचीन काल से ही संस्कृत भाषा का प्रारंभ हो चुका था, संस्कृत भाषा का प्रयोग हो रहा था। अब ये संस्कृत भाषा जो है उसको हम दो भागों में उसमें विभक्त करते हैं। संस्कृत दो प्रकार की भाषा के रूप में विभक्त थी। पहली जो संस्कृत भाषा का प्रकार था वो थी वैदिक संस्कृत। इस संस्कृत में वेदों की रचनाएं हुई, चाहे ऋग्वेद हो, चाहे अर्थवेद हो, अथर्ववेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे यजुर्वेद हो। इन चारों वेदों की जो रचना है वह संस्कृत भाषा में ही होती है। इसके अलावा जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो भी संस्कृत की जो वैदिक संस्कृति उसमें रची गई। उपनिषद थे वो भी वैदिक संस्कृत के अंदर रचे गए। उसके पश्चात इसका जो दूसरा भाग आता है वो है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत जो है उसमें रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचनाएं हुई। अब जब इस काल से हम पीछे चलते हैं, इस काल की जब बात करते हैं तो भाई संस्कृत का जो ये काल था, आर्य भाषा का जो ये काल था वो कौन सा था? वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का पूरा जो समीचीन काल है वह संस्कृत या प्राचीन आर्य भाषा काल के नाम से जाना जाता है। अब इसी आर्य भाषा काल को हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्राचीन आर्य भाषा काल, दूसरा मध्य आर्य भाषा काल, तीसरा आधुनिक आर्य भाषा काल। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्राचीन आर्य भाषा काल की। प्राचीन आर्य भाषा काल जो था वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व था। अब प्राचीन आर्य भाषा काल की जब हम बात करते हैं जो कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का जो काल रहा, उस काल के अंदर ज़्यादातर मात्रा में पूर्णतः संस्कृत भाषा का ही प्रयोग हुआ। यहाँ संस्कृत भाषा का ही प्रचलन था, जहाँ उपनिषद, जहाँ ब्राह्मण ग्रंथ, जहाँ वेदों की रचनाएं, जहाँ रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य रचे गए थे। उसके पश्चात का जो काल आता है मध्य भाषा काल। मध्य आर्य भाषा काल जो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का जो काल आता है। अब इस काल को हम तीन भागों में विभक्त करते हैं। यह काल तीन भागों में, मध्य आर्य भाषा काल तीन भागों के रूप में विभक्त होता है। सबसे पहले आता है पाली। यह पाली जो है, पाली भाषा जो है वह बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है। बौद्ध धर्म के जो उस समय के सिद्धांत थे, उपदेश थे, उसको तीन भागों में विभक्त किया गया था। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और इन तीनों पिटकों की जो रचना थी, तीनों पिटकों की जो भाषा थी वह पाली भाषा ही थी। इसी पाली को मागधी भाषा के नाम से भी हम लोग जानते थे। उसके पश्चात का जो काल आता है वो प्राकृत भाषा काल। इसके जस्ट नीचे का जो समय है वो प्राकृत भाषा काल आता है। प्राकृत भाषा काल जो है वो 1 ईस्वी से, इसका जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी से, ये 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब यह जो काल है पाली के बाद आता है जो प्राकृत काल। यह प्राकृत जो भाषा है यह पंडितों की भाषा नहीं हुआ करती थी, सामान्य बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, और इसका प्रयोग ज़्यादातर जैन साहित्य में इसका प्रयोग हमें मिलता है। उसके पश्चात का जो काल आता है वो अपभ्रंश का काल है। अब यहाँ अपभ्रंश भाषा का प्रादुर्भाव होता है, अपभ्रंश भाषा का विकास होता है। अपभ्रंश जो है वो अवहट्ट के नाम से जाना जाता है, देसी भाषा के नाम से जाना जाता है, और यहीं से ही जाकर के हमारी हिंदी भाषा का आरंभ होता है। हिंदी भाषा का जो आरंभ है वो अपभ्रंश भाषा से ही निकलता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा
का आरंभ या हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है वो किस भाषा से हुई, तो अपभ्रंश भाषा से हुई। मूल रूप से हम देखें तो इसका जो आरंभ है वो संस्कृत से है, लेकिन तात्कालिक रूप से देखें तो अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव होता है, इसका ही यहीं से प्रचलन होता है। अब जो प्राकृत है, इस प्राकृत भाषा को 4-5 वर्ग भेदों में बांटा गया है। प्राकृत के 5 भेद बताए गए हैं। सबसे पहले आता है पैशाची प्राकृत, उसके पश्चात आता है महाराष्ट्री प्राकृत, उसके पश्चात आता है मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, और उसके पश्चात आता है सौरसेनी प्राकृत। अब इसके क्षेत्र की जब बात करें तो पैशाची जो प्राकृत चलती थी वो उत्तरी भारत के पंजाब और कश्मीर इलाके में चला करती थी। उसके पश्चात महाराष्ट्री जो महाराष्ट्र में चलती थी। उसके पश्चात जो मागधी है बिल्कुल पूर्व की तरफ चलती थी मगध प्रदेश में। अर्धमागधी जो सौरसेनी क्षेत्र और मागधी क्षेत्र का जो मध्य भाग था वहाँ अर्धमागधी चलती थी। अब सौरसेनी की बात करें तो सौरसेनी जो है वो मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था, सूर प्रदेश जो था, उस क्षेत्र के आसपास चला करती थी सौरसेनी। तो इसी प्रकार से प्राकृत भाषा के 5 भेद हैं, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी और सौरसेनी। अब उसके बाद हम पता करते हैं अपभ्रंश। वर्तमान के अंदर अपभ्रंश से जो आर्य भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ, आज वर्तमान के अंदर जो भाषाएं चला करती है उत्तरी भारत में, तो इस अपभ्रंश से ही निकलती है। अब इस अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं निकली उसके बारे में चर्चा करते हैं। अपभ्रंश में अब इसी नाम को पहले ले लेते हैं, पैशाची अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, उसके बाद खस अपभ्रंश, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी, सौरसेनी, खस अपभ्रंश। अब यह जो है पैशाची अपभ्रंश की अगर हम चर्चा करें, पैशाची अपभ्रंश भी उत्तरी भारत की बात हुई, कश्मीर, पंजाब का क्षेत्र। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्र जहां वर्तमान में मुंबई वाला क्षेत्र है। मागधी अपभ्रंश, मध्य प्रदेश, बिहार वाला क्षेत्र है। अर्धमागधी, अब सौरसेनी और मागधी के मध्य का जो भाग है वो अर्धमागधी है। अर्धमागधी जो है वह बिल्कुल मध्य का क्षेत्र, जैसे सौरसेनी क्षेत्र। सौरसेनी जो है वह सूर प्रदेश, मथुरा, आगरा, इसके आसपास वाला क्षेत्र है, वहां पे सौरसेनी अपभ्रंश आया। और खस जो है, खस ऊपरी भारत में पहाड़ी क्षेत्र का जो है पहाड़ी अपभ्रंश के रूप में विभक्त हुई। इस प्रकार से अपभ्रंश को जो है वर्तमान की भाषाओं के रूप में 4 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। अब अपभ्रंश का आरंभ कब हुआ इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अपभ्रंश की अगर हम बात करें तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी थे। उदय नारायण तिवारी की एक पुस्तक, उदय नारायण तिवारी की एक पुस्तक थी जिसका नाम था हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। इस हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के अंदर इन्होंने यह बताया है कि जो अपभ्रंश का आरंभ है वो 1000 ईस्वी माना गया है। उसी प्रकार डॉक्टर नामवर सिंह भी हिंदी का विकास और उसमें अपभ्रंश का योगदान अपनी इस पुस्तक के अंदर वो भी 1000 ईस्वी जो है अपभ्रंश का आरंभ मानते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो है वह अपभ्रंश का आरंभ 500 ईस्वी मानते हैं। वो बताते हैं कि भाई जो अपभ्रंश है वो 500 ईस्वी के अंदर आरंभ होती है। अब यहीं पे अपभ्रंश का आरंभ होता है 1500 से लेकर के कई लोग 1200 तक बताते हैं, तो 500 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो पूरा काल है वह अपभ्रंश का आरंभिक काल है। यहाँ अपभ्रंश चली, यहाँ आरंभ होती है, यहाँ तक खत्म होती है। अब इस अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का विकास होता है। सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो हिंदी का जो उद्भव है वह अपभ्रंश से ही होता है। हिंदी का जो उद्भव अपभ्रंश से ही होता है। और अपभ्रंश का अर्थ है, जो पंडित लोग ये मानते हैं कि जो सुसंस्कृत भाषा थी उस सुसंस्कृत भाषा का बिगड़ा हुआ जो रूप था वह
अपभ्रंश कहलाया। वर्तमान के अंदर अब हिंदी उत्तर भारत में, मध्य भारत के अंदर इसका प्रचलन है, इसको प्रचुर मात्रा में उपयोग में किया जाता है। अब इस संदर्भ में अगर ये बात है कि भाई हिंदी जो है वो किस प्रकार से निकलती है, हिंदी किस प्रकार से जन्म लेती है, और इसका जो सुगम नशीनी है, सुनीति कुमार चटर्जी जो थी उन्होंने इसको सुगम नशीनी बताया। जैसे संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से जाकर खड़ी बोली, खड़ी से हिंदी बोली निकली। यह जो सुगम नशीनी है, मतलब निसंडी है, सीधी है, किस प्रकार की सीधी है, इसके अंदर आता है वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद में आई लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद में आया पाली, पाली के बाद में आई प्राकृत, प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश, अपभ्रंश के पश्चात हिंदी का प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार से हिंदी का प्रचलन हुआ, इस प्रकार से हिंदी का आरंभ हुआ, और यह हिंदी की उत्पत्ति के संदर्भ में पूरी की पूरी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और आज हम लोग पूरे भारत के अंदर जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में हिंदी के रूप में प्रचुर मात्रा में इसका प्रयोग हो रहा है। जैसे हम बात करते हैं, 18 बोलियां भी है, 18 अलग अलग बोलियों में विभक्त है। अगर भारत के अंदर राज्यों की बात करें, किन किन राज्यों में हिंदी बोली जाती है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, 6 राज्य हो गए, 7वां राजस्थान, 8वां हरियाणा, 9वां हिमाचल प्रदेश और 10वां दिल्ली। इन सभी क्षेत्रों में हिंदी प्रचलित है। इन सभी क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हो रहा है। आज भारत की लगभग 72 करोड़ जो जनसंख्या है वो हिंदी का प्रयोग कर रही है, हिंदी समझ रही है। तो इस प्रकार से यह वीडियो जो था हमारा, हिंदी का आरंभ कैसे होता है, हिंदी का प्रादुर्भाव कैसे होता है, हिंदी की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके संदर्भ में था। तो आप मेरे चैनल ध्येय वित्त विश्वम्भर थाने को अवश्य लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। और आगे की वीडियो में हम जैसे भी नेट से संबंधित है, हिंदी व्याख्या से संबंधित है, कॉलेज लेक्चरर जो कि वर्तमान में भर्ती आई हुई है उससे संदर्भ में जो भी कोर्स बन रहा है, हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, काव्य शास्त्र, इस सब के संदर्भ में हम वीडियो डालेंगे। आप मेरे चैनल ध्येय वित्त विश्वम्भर थाने को अवश्य सब्सक्राइब करें, देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।